classes। मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने सरल आवर्त गति के सभी महत्वपूर्ण सूत्र को बता दिए और वो जितना महत्वपूर्ण सूत्र है उसी पर नीट में सरल आवर्त गति से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आज हम जो विचार करेंगे वो तरंग गति पर। तरंग गति जिसे कहते हैं वेव मोशन, जिसे क्या कहते हैं? वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन। वेव मोशन समझने के पहले, वो वेव मोशन को समझने के पहले, मतलब तरंग गति को समझने के पहले कुछ परिभाषाएं पर हम विचार करेंगे। पहला है मुक्त कंपन। मुक्त कंपन क्या है? मान लीजिए यदि किसी पिंड में कंपन करने की क्षमता है, ठीक है, यदि किसी पिंड में कंपन करने की क्षमता है और वह विराम में है, ठीक है, उसे थोड़ा सा भी क्षोभित कर दिया जाता है तब वह कंपन करने लगता है, इस प्रकार के कंपन को हम कहते हैं मुक्त कंपन। इस प्रकार के कंपन को हम कहते हैं मुक्त कंपन। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरे शब्दों में उसे कहते हैं अवमंदित दोलन। इसकी आवृत्ति जो होती है वो प्राकृतिक आवृत्ति होती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति होती है और तथा इसमें आयाम जो होता है नियत होता है। ठीक है, इसमें आयाम जो होता है नियत होता है। यह मुक्त कंपन जो है पिंड के जड़त्व एवं दृढ़ता पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप सरल दोलक की गति, स्प्रिंग दोलक की गति, यू आकार की नली में द्रव्य की गति, स्वरित्र का कंपन, ये सब उदाहरण जो हुआ वो मुक्त कंपन का हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मंदित कंपन। मंदित कंपन किसे कहते हैं? मंदित कंपन क्या है? मान लीजिए कोई अगर मुक्त कंपन है, ठीक है, मुक्त कंपन को ऐसे माध्यम में ले जाया जाए जहाँ वो कंपन का विरोध हो, तब ये जो है धीरे 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 यहाँ पर आयाम जो है घटता जाता है और अंत में वो नष्ट हो जाता है, विराम में आ जाता है। इस प्रकार के कंपन को हम मंदित कंपन कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर जो है आपको जैसे उदाहरण के स्वरूप सरल दोलक की गति वायु में या सरल दोलक की गति जल में, ये जो हुआ आपको मंदित कंपन का हुआ। यहाँ पर आयाम जो है वो धीरे धीरे घटते जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है। समझ गए? ये हुआ मंदित कंपन। अब जो आपके सामने बता रहे हैं वो हुआ प्रणोदित कंपन। प्रणोदित कंपन क्या है? जरा ध्यान से समझिएगा। प्रणोदित कंपन, यदि किसी पिंड में, यदि किसी वस्तु में कंपन करने की क्षमता है, वह विराम में है, और दूसरा वस्तु कंपन करते करते जा करके उसको विक्षोभित करता है, तब वह कंपन करने लगता है। दूसरी वस्तु जो है वो कंपन करने लगता है और क्या चाहता है कि हम अपनी आवृत्ति से कंपन करें, लेकिन जैसे ही अपनी आवृत्ति से कंपन करना चाहता है, बार बार जो प्रथम पिंड है उसे विक्षोभित करते रहता है। समझ गए? तो बार बार जो प्रथम पिंड है उसे विक्षोभित करते रहता है, तब इस प्रकार के बल को हम आवर्त बल कहते हैं। इस प्रकार के बल को हम आवर्त बल कहते हैं। अंत में जो है, जो द्वितीय पिंड है वो टोटली जो है पूर्ण रूप से प्रथम पिंड पर निर्भर कर जाती है, प्रथम पिंड पर निर्भर कर जाती है। तब इस टाइप के कंपन को प्रणोदित कंपन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के कंपन को प्रणोदित कंपन कहते हैं। बात समझ गए? एक बार अगर विक्षोभित करता तब मुक्त कंपन होता, लेकिन बार बार विक्षोभित करता है तो जो बल वहां पर लगता है उसे आवर्त बल कहते हैं, और कंपन को हम क्या कहते हैं? प्रणोदित कंपन कहते हैं। समझ गए? और उसके बाद एक टर्म है, बड़ा महत्वपूर्ण टर्म है, वह है आपका अनुनाद। ठीक है, वो अनुनाद। अनुनाद क्या है? अनुनाद जो है ये प्रणोदित कंपन की एक विशेष स्थिति है। अनुनाद जो है वह प्रणोदित कंपन की एक विशेष स्थिति है। समझ गए? यहां पर
अब जैसे कि प्रणोदित कंपन में हमने बताया कि दोनों पिंड आपस में कंपन करने लगते हैं। कंपन करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है कि द्वितीय पिंड की प्राकृतिक आवृत्ति प्रथम पिंड की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। समझ गए? उस समय आयाम जो है महत्तम हो जाता है, तथा आवृत्ति को अनुनादित आवृत्ति कहते हैं। समझ गए? यहां पर जो है आपको इस अनुनाद में एक पिंड से दूसरे पिंड में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का परस्पर स्थानांतरण होता है। समझ गए? तब यहां पर जो है, यहां पर इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। समझ गए? इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। यहां पर अनुनाद के लिए पहले प्रणोदित कंपन होना जरूरी है। उदाहरण स्वरूप ट्यूनिंग ऑफ रेडियो का जो ट्यूनिंग किया जाता है वह वैद्युत अनुनाद का उदाहरण है। जैसा कि आप एलसी ऑसिलेटर, एलसी दोलित्र में आप पढ़े होंगे, वहां पर जिसका फ्रीक्वेंसी होता है स्मॉल f = 1/2π√1/LC, याद आ गया? वो है एलसी ऑसिलेटर, और यहां पर वो वैद्युत, यहां पर जो है वैद्युत अनुनाद का उदाहरण है। समझ गया? तो ये बात याद रखिए, अनुनाद से और कोई मतलब नहीं है। अगर प्रश्न आता है और वहां पर अनुनाद लिखा है, और एक आवृत्ति दिया है, तो समझ जाइए कि दोनों आवृत्ति समान है। एक आवृत्ति दिया है तब समझ जाइए कि दोनों आवृत्ति समान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब हम जो विचार करेंगे वो तरंग गति पर करेंगे। तरंग गति क्या है? तरंग गति एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कण बिना स्थानांतरित हुए ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। इस प्रकार जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है माध्यम के कण के द्वारा, माध्यम का कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। तब इस टाइप के घटना को हम तरंग या तरंग गति कहते हैं। फिर से समझिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के कण के द्वारा माध्यम का कण अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। माध्यम के कण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तब इस प्रकार की घटना को हम तरंग या तरंग गति कहते हैं। समझ गए? जैसे ध्वनि तरंग, जल तरंग, तने हुए तार में तरंग, प्रकाश तरंग, वैद्युतीय चुंबकीय तरंग, ये सब तरंग का उदाहरण। ठीक है? अब देखिए, एक होता है यांत्रिक तरंग जिसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। एक होता है यांत्रिक तरंग जिसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग में क्या है? यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग में यहां पर जो है यांत्रिक तरंग निर्वात में गमन नहीं करता है। निर्वात में गमन नहीं करता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या ठोस या द्रव्य या गैस। समझ गए? ठोस है तो ठोस माध्यम में वेग का मान अधिक होगा, उससे कम द्रव्य में होगा और सबसे कम गैस में होगा। ठीक है? तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के वह गमन नहीं करेगा। इस टाइप के, इस प्रकार के तरंग को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। समझ गए? यहां पर उदाहरण के स्वरूप जल तरंग, ध्वनि तरंग इत्यादि। दूसरा है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग क्या है? अयांत्रिक तरंग के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। समझ गए? अयांत्रिक तरंग के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वह निर्वात में भी तरंग गमन कर सकता है। इस टाइप के तरंग को हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे वैद्युतीय चुंबकीय तरंग। समझ गए? वैद्युतीय चुंबकीय तरंग उदाहरण में क्या है? एक्सरे, गामा रे, यहां पर जो है पराबैंगनी किरण,
यहां पर सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, ये सब उदाहरण जो हुआ वह अयांत्रिक तरंग का उदाहरण हुआ। आप समझ गए ना। अब आइए, अब एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग जो है यहां पर जो है, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग जो है, जिस दिशा में तरंग जा रहा है, जिस दिशा में तरंग जा रहा है उसी के दिशा में कण की गति जो है, कण जो कंपन करता है उसी की दिशा में करता है। समझ गए। जिस दिशा में तरंग गमन कर रहा है, जिस दिशा में तरंग गमन कर रहा है, कण का कंपन उसी के दिशा में होता है, along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यह तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो संपीड़न और विलयन के रूप में चलता है। समझ गए। यह तरंग जो है संपीड़न एवं विलयन के रूप में चलता है। संपीड़न मतलब नजदीक नजदीक वाइब्रेट करता है। यहां पर जो है संपीड़न मतलब नजदीक नजदीक कंपन करता है, वो संपीड़न हो गया। समझ गए। और विलयन मतलब दूर दूर कंपन करता है, तब वह क्या हो गया? विलयन। तो किस फॉर्म में, किस रूप में चलता है? संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन के रूप में चलता है। एक संपीड़न तथा एक विलयन, एक संपीड़न तथा एक विलयन मिल करके एक तरंग दैर्घ्य बनाता है। ठीक है। एक संपीड़न तथा एक विलयन मिल करके एक तरंग दैर्घ्य बनाता है। ठीक है। दूसरी बात, अनुदैर्घ्य तरंग किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, या वो ठोस हो या द्रव्य हो या गैस हो। समझ गए। इसका बेस्ट उदाहरण जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? ध्वनि की परिभाषा कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लियर। और एक तरंग और है जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग में जिस दिशा में तरंग गमन करता है, समझ गए, अनुप्रस्थ तरंग में जिस दिशा में तरंग गमन करता है उसी दिशा में लंबवत माध्यम का कण कंपन करता है। उसी दिशा में लंबवत माध्यम का कण जो होता है कंपन करता है। समझ गए। यहां पर जो है जिस दिशा में तरंग गमन करता है उसी की दिशा में माध्यम के कण जो है लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। यह किस रूप में चलता है? ये चलता है श्रृंग तथा गर्त के रूप में। समझ गए। अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग, वो श्रृंग तथा गर्त के रूप में चलता है। एक श्रृंग तथा एक गर्त मिलकर एक तरंग दैर्घ्य बनाता है। ठीक है। एक श्रृंग तथा एक गर्त मिलकर के एक तरंग दैर्घ्य बनाता है। यहां पर इसके गमन के लिए माध्यम का प्रत्यास्थ होना अति आवश्यक है। इसके गमन के लिए माध्यम का प्रत्यास्थ होना अति आवश्यक है। यह वायु में गमन नहीं करता। उदाहरण स्वरूप जो हुआ वो हुआ तने हुए तार में तरंग। ठीक है। अपवाद में हुआ जल तरंग, क्योंकि वो श्रृंग और गर्त के, समुद्र की लहरें श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। और इसके अलावा प्रकाश तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब जो हुआ अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जैसे एक रस्सी है, रस्सी के एक छोर को एक जगह फिक्स कर दीजिए। ठीक है। फिक्स कर दीजिए और दूसरे छोर को हाथ पकड़ के खींचिए, दूसरे छोर को हाथ में पकड़ खींचिए तो इस तरह से वो कंपन करेगा, रस्सी इस तरह से कंपन करेगा। वो जो वेव होगा, वो जो तरंग होगा, वो तरंग जो होगा वो कौन तरंग होगा? वह तरंग जो आपको होगा वो अनुप्रस्थ तरंग होगा। ठीक है। अब एक बात को जरा यहां पर ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा कि वायु में यह गमन नहीं करता, इसके लिए कोई ना कोई प्रत्यास्थ माध्यम होना आवश्यक है। तने हुए तार, गिटार, सितार, इसके तार में जो तरंग गमन करता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन प्रकाश तरंग, वैद्युतीय चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जैसा कि आप प्रकाशिकीय में पढ़े होंगे,
कि ध्रुवन एक घटना है, ध्रुवन प्रकाश में एक ध्रुवन घटना है जो बतलाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आखिर क्यों? जबकि वायु में गमन नहीं करता। सुनिए, यहां पर जितने यहां पर अयांत्रिक तरंग है, जितने अयांत्रिक तरंग है, ठीक है, जितने अयांत्रिक तरंग है, वहां उस अयांत्रिक तरंग में कण जो होता है लंबवत कंपन करता है। जितने अयांत्रिक तरंग है उसमें कण जो होता है लंबवत कंपन करता है, लंबवत कंपन करता है। दिमाग बैठ गया? लंबवत कंपन करता है, कण जो होता है लंबवत कंपन करता है। तब जो अयांत्रिक तरंग का गुण है, जो अयांत्रिक तरंग का गुण है, वह अनुप्रस्थ तरंग से मिलता है, वह अनुप्रस्थ तरंग से मिलता है। समझ गए? माध्यम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों के गुण आपस में मेल खाते हैं, दोनों के गुण आपस में मिलते हैं। अब समझ गए ना? यही कारण है कि जितने अयांत्रिक तरंग है, जितने अयांत्रिक तरंग है, वह जो है आपको अनुप्रस्थ तरंग है। समझ गए? अब यहां पर जो है अगर तरंग का ग्राफीय प्रदर्शन ये प्लस है, ये माइनस है, ये t/2, ये t, ये क्या हो गया? लैम्डा। ठीक है, ये तरंग का ग्राफीय प्रदर्शन है। समझ गए? एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, तरंग वेग, तरंग वेग, तरंग वेग v होता है विस्थापन बाई समय बराबर लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, v बराबर होता है लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, या v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है, v एक ही फॉर्मूला है, याद रखिए। तरंग वेग का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, तरंग वेग का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, और वह है आपका v n लैम्डा। ठीक है, वह है v n लैम्डा, या v लैम्डा बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी जो हुआ वो आवर्तकाल हुआ, और n जो हुआ वो आवृत्ति हुआ। तो v लैम्डा बाई कैपिटल टी, या v कितना हुआ? n लैम्डा। तरंग वेग का सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है। समझ गए? लेकिन कण वेग, कण विस्थापन, ये सब जो है वह जो है सरल आवर्त गति में जो सूत्र हम बतलाए हैं वही सूत्र होगा। महत्तम कण का वेग, महत्तम कण का त्वरण, वही सूत्र होगा सरल आवर्त गति का। यही बात याद रखिए कि तरंग को पढ़ने के पहले, तरंग के अध्ययन करने के पहले सरल आवर्त गति का अध्ययन होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माध्यम के कण जो एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं विक्षोभ को, बिना स्थान परिवर्तन के माध्यम के कण एक दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, तब यहां पर जो है वो गति जो होती है वो गति सरल आवर्त गति होती है। ठीक है, वो गति सरल आवर्त गति होती है, इसलिए सरल आवर्त गति का अध्ययन होना अति आवश्यक है। सेकंड पॉइंट में समझिए, यहां पर जो है अगर तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, उसका तरंग परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है नियत होती है। समझ गए? आवृत्ति जो होती है वो नियत होती है। तरंग एक यहां पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब वेग में परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है, लेकिन
आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति जो होता है माध्यम से स्वतंत्र होता है। समझ गए? N1 इक्वल टू कितना? N1 इक्वल टू N2, N1 इक्वल टू N2, या N1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल टू V2 अपॉन लेमडा 2। ठीक है, V1 अपॉन लेमडा 1 इक्वल टू V2 अपॉन लेमडा 2, एक सूत्र मिल गया। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, ध्वनि तरंग का वेग वायु में, गैस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए? यहां पर जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि का वेग जो है दाब से स्वतंत्र होता है। समझ गए? ध्वनि वेग जो होता है दाब से स्वतंत्र होता है। ध्वनि वेग का मान निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। ध्वनि वेग का मान निर्वात में शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि निर्वात में गमन नहीं करता है। समझ गए? अब सुनिए, यहां पर जो है यदि तरंग गमन कर रहा है और तरंग गमन करते हुए जाकर के सामने किसी दृढ़ सतह मतलब सॉलिड, रिजिड सपोर्ट, रिजिड सरफेस से टकराता है और टकराने के बाद लौटता है, तब उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? यदि ध्वनि तरंग किसी रिजिड सतह से, किसी रिजिड सतह से, दृढ़ सतह से टकरा कर लौटता है, दिमाग बैठा लीजिए, तब उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इधर से गया संपीडन विदलन, संपीडन विदलन, संपीडन विदलन के फॉर्म में, उधर से रिटर्न होगा तो संपीडन के स्थान पर संपीडन होगा और विदलन के स्थान पर विदलन होगा। ठीक है? प्रकृति में कोई चेंज, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कालांतर में चेंज होगा। एक डायरेक्ट वेव, एक परावर्तित वेव, दोनों के बीच में जो कालांतर होगा वह 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब पाई। क्लियर? तो सतहें दो तरह की ही हो सकती है, या तो रिजिड सतह, नहीं तो मुलायम सतह, सॉफ्ट सरफेस। मुलायम सतह में क्या होता है कि यदि तरंग वेग जो है, तरंग वेग किसी मुलायम सतह से टकरा कर लौटता है, तरंग वेग किसी मुलायम सतह से टकरा कर लौटता है, तो उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है। मुलायम सतह से टकरा कर लौटता है तब उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कालांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ गए? लेकिन कालांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? अब मान लीजिए कि ध्वनि तरंग किसी मुलायम सतह से टकरा कर लौटती है, तो इधर से जो संपीडन विदलन, संपीडन विदलन, संपीडन विदलन के फॉर्म में चला, उधर से जब रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित जो होकर आएगी, तो प्रकृति चेंज हो जाएगा। कैसे प्रकृति चेंज होगा? जो संपीडन है उसके स्थान पर विदलन होगा, जो विदलन है उसके स्थान पर संपीडन होगा। समझ गए? जो विदलन है उसके स्थान पर संपीडन होगा और संपीडन के स्थान पर विदलन होगा। तो यहां पर जो है प्रकृति चेंज हो जाएगी, लेकिन कालांतर में कोई चेंज नहीं होगा। दिमाग बैठ गया? अब सुनिए, मान लीजिए कि ध्वनि सतह, कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो साउंड जो है किसी पहाड़, मीनार या कोई बहुत बड़ा रिजिड सरफेस से टकराकर, दीवार से टकराकर लौटता है, और जो व्यक्ति बोला उसकी आवाज अपने सुनाई पड़ती है, स्वयं की आवाज अपने उस व्यक्ति को सुनाई पड़ती है, तब इस घटना को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। कोई रिजिड सरफेस से, जैसे हिल हुआ, पहाड़ हुआ, मीनार हुआ, टावर हुआ, एक्सटेंडेड सरफेस हुआ, अगर वहां से टकरा कर लौटता है, तब यहां पर जो है आपको उस व्यक्ति की आवाज, उस व्यक्ति का साउंड स्वयं को सुनाई पड़ता है,
तब इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। इस घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए कि यहां पर जो है एक रिजिड सरफेस है और यहां पर क्या है? यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई प्रेक्षक खड़ा है, बोला, यहां से साउंड आकर टकरा कर रिटर्न हुआ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? x। तो t इक्वल टू कितना होगा? 2x बाई v। ठीक है, t इक्वल टू हुआ 2x बाई v। ठीक है, प्रतिध्वनि का मात्र एक फॉर्मूला है। प्रतिध्वनि का एक फॉर्मूला है, बात को ध्यान रखिए। स्मॉल t इक्वल टू कितना? 2x बाई v। समझ गए? और या x बराबर कितना होता है? vt बाई 2। ठीक है, अगर v का मान हम लेते हैं 330, ठीक है, 330, और t का मान 1/10 2। अब आप कहिएगा आपने 1/10 क्यों लिया? देखिए, सिलेबल जो टकरा कर रिटर्न होता है, जो सिलेबल, जो आवाज जो है, जो टकरा कर रिटर्न होता है, तो जो सेंसेशन होता है, जो कान में संवेदन होता है, उसमें समय जो लगता है 1/10 सेकंड लगता है। उसमें समय 1/10 सेकंड लगता है। तो यहां पर 16.5, ठीक है, मीटर, 16.5 मीटर। ये 16.5 मीटर क्या हुआ? प्रतिध्वनि सुनने के लिए यहां पर जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो 16.5 मीटर होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 16.5 मीटर न्यूनतम दूरी। यही कारण है कि छोटे कमरे में प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। यही कारण है कि छोटे कमरे में प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। समझ गए? यहां पर प्रतिध्वनि का एक फॉर्मूला हुआ, t इक्वल टू कितना? 2x बाई v। t इक्वल टू 2x बाई v। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थी कंसेप्ट है, फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट है, वो जरा आप दिमाग बैठा लीजिएगा। उसे कहते हैं सन्नादी तथा अधिस्वरक। ठीक है, उसे कहते हैं सन्नादी तथा अधिस्वरक। सन्नादी को इंग्लिश में हार्मोनिक कहते हैं, अधिस्वरक को ओवरटोन कहते हैं। तो सन्नादी और अधिस्वरक क्या है? ध्यान से सुनिए। वह आवृत्ति जो यहां पर मूल आवृत्ति का इंटेग्रल मल्टीपुल है, मतलब इंटेग्रल गुणनफल है, पूर्णांक गुणनफल है। समझ गए? वह आवृत्तियां जो मौलिक आवृत्ति, मूल आवृत्ति का पूर्णांक गुणनफल है, पूर्णांक गुणनफल, उसे हम सन्नादी कहते हैं। उसे हम सन्नादी कहते हैं। बात समझ गए? उसे सन्नादी कहते हैं, हार्मोनिक कहते हैं। जैसे यहां पर n, मान लीजिए मौलिक आवृत्ति जो है n है, n के बाद क्या होगा? 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, 8n, 9n, ये सभी जो है सन्नादी है। क्लियर? या सभी जो है सन्नादी है। अधिस्वरक क्या है? अगर अधिस्वरक काउंट करना है तो प्रथम सन्नादी को काट दीजिए। प्रथम सन्नादी के काटने के बाद बाकी जितने सन्नादी हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? अधिस्वरक। दिमाग बैठ गया? वो अगर मान लीजिए सन्नादी पर आप प्रश्न बना के जाते हैं और अधिस्वरक पर आ गया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। यहां पर सन्नादी n मौलिक सन्नादी, मौलिक आवृत्ति या प्रथम सन्नादी 2n, द्वितीय सन्नादी 3n, तृतीय सन्नादी 4n, चतुर्थ सन्नादी हुआ ना, इस तरह बढ़ते जाएगा। ये सभी सन्नादी हुआ। और यहां पर ये पहला फर्स्ट काट दीजिए। 2n को क्या कहेंगे? प्रथम अधिस्वरक। 3n को क्या कहेंगे? द्वितीय अधिस्वरक। 4n को क्या कहेंगे? तृतीय अधिस्वरक। 5n को क्या कहेंगे? चतुर्थ अधिस्वरक। समझ गए? दिमाग बैठ गया? प्रथम सन्नादी को काटने के बाद, हटाने के बाद यहां पर जो है आपको जितना जो बच गया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अधिस्वरक कहते हैं। उसे हम अधिस्वरक कहते हैं। समझ गए? प्रथम सन्नादी के छोड़ करके बाकी जो हो गया उसे अधिस्वरक कहते हैं। समझ गए? तो ये बात याद रखिए, सन्नादी में या तो कुल सन्नादी होगा
कुल सनादि होगा या सिर्फ विषम सनादि होगा, समझ गए? या तो कुल सनादि होगा या सिर्फ विषम सनादि होगा, सम सनादि नहीं होता है। विषम सनादि n, 3n, 5n, 7n, 9n, 11n, दिमाग बैठ गया। तो n को काटिए, 3n क्या हुआ? प्रथम अधिस्वरक। 5n क्या हुआ? द्वितीय अधिस्वरक। 7n क्या हुआ? तृतीय अधिस्वरक। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर? धन्यवाद।